गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे, जानकारी लेंगे। तो हम लोग समझ लें कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सजीवों में बहुत सारे अंग के द्वारा अंग तंत्र, बहुत सारा अंग तंत्र अलग अलग कार्यों को, अलग अलग जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए प्राणियों के, सजीवों के शरीर में होता है। और ये सभी तंत्र जो है वो एक साथ लगातार काम करते रहते हैं। तो इनको नियंत्रण करना, इनके कार्यों को, सभी तंत्रों के, सभी जैविक क्रियाओं के को नियंत्रण करना और एक दूसरे के बीच तालमेल या सामंजस्य स्थापित करना, ये कार्य तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र है सजीवों के शरीर का। तो देखिए हम लोग वह तंत्र जिसके द्वारा प्राणी के शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण, नियमन और विभिन्न अंगों के कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, वह तंत्र तंत्रिका तंत्र कहलाता है। और सिर्फ अंगों और जैविक क्रियाओं का ही नहीं, अंग तंत्रों का ही नहीं, बल्कि ये तंत्र जो है वो वातावरण के साथ भी सजीवों को सामंजस्य और कराने में मदद करता है। तो एक बार हम लोग शॉर्ट में तंत्रिका तंत्र किस प्रकार कार्य करता है इसको देख लेते हैं और उसके बाद इसको डिटेल्स में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो तंत्रिका तंत्र वातावरण में हो रहे परिवर्तन, चाहे वो बाह्य परिवर्तन हो या आंतरिक परिवर्तन हो, उसको ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद उसको मस्तिष्क या स्पाइनल कॉर्ड यानी जो हम लोगों का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वहाँ तक पहुँचाता है और यहाँ से मिले आदेश को प्रभावकारी अंगों तक पहुँचाता है, जिससे प्रभावकारी अंग जो है वो अपना प्रतिचार या प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स देते हैं विभिन्न क्रियाओं के प्रति। तो इस प्रकार सभी अंग और अंग तंत्रों के बीच आपसी तालमेल या सामंजस्य बना रहता है और ये अंग और अंग तंत्र और जैविक क्रियाएं जो है वो लगातार एक साथ कार्य करने में सक्षम हो पाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि नियंत्रण और समन्वय या सामंजस्य का कार्य जो है वो उच्च वर्ग के प्राणियों में दो तंत्र की सहायता से होती है। फर्स्ट है अंतःस्रावी तंत्र, और जिसमें कि हार्मोन के द्वारा यह कार्य किया जाता है, और दूसरा है तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम, जिसमें तंत्रिकाओं की सहायता से, विभिन्न तंत्रिकाओं की सहायता से ये कार्य किया जाता है। तो फर्स्ट जो अंतःस्रावी तंत्र है एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें हार्मोन के द्वारा किस प्रकार ये क्रियाएं होती हैं, कैसे जैविक क्रियाओं को संचालन में मदद करता है हार्मोन, इसको हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग और तंत्रिका तंत्र भी हम लोग मेनली मनुष्य का पढ़ेंगे और उच्च वर्ग के प्राणियों में इसी तरह का तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। तो आगे हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन, और तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन दोनों में यहाँ पे क्या अंतर है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट अंतर देखें तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन निकलता है जिसके द्वारा नियंत्रण और समन्वय का कार्य होता है, यह अंतःस्रावी सिस्टम में यह कार्य जो है वो धीमी गति से होता है, लेकिन तंत्रिका तंत्र में यही कार्य जो है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का वो तीव्र गति से होता है। दूसरा अंतर क्या है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन निकलता है जिसके द्वारा यह कार्य संपन्न होता है, तो हार्मोन के द्वारा जंतु और पादप दोनों में यह कार्य होता है, लेकिन पादप में हार्मोन जो है वो एंडोक्राइन तंत्र से, अंतःस्रावी ग्रंथि से नहीं निकलकर कहाँ से स्रावित होती है, विभिन्न विशेष अंगों द्वारा हार्मोन स्रावित होता है। लेकिन हार्मोन के द्वारा दोनों ही, प्लांट और एनिमल दोनों में ही ये कार्य कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का होता है, लेकिन तंत्रिका तंत्र जो है वो सिर्फ जंतुओं में ही
पाया जाता है और जंतुओं में ही तंत्रिका तंत्र के सहायता से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का कार्य होता है। तीसरा जो अंतर है, हार्मोन का निर्माण जीव के कुछ विशिष्ट भागों में होता है, लेकिन तंत्रिका तंत्र जो है वो पूरे शरीर में, जीव के पूरे शरीर में स्थित होता है। चौथा डिफरेंस जो है, तो हार्मोन क्या है? रासायनिक, कार्बनिक रासायनिक पदार्थ है जिसके द्वारा कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है जीव जंतुओं में, पौधों में। लेकिन ये नर्वस सिस्टम में विभिन्न तंत्रिकाओं या नर्व्स के द्वारा एक तंत्र निर्मित होता है और उस तंत्र के द्वारा ही कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का कार्य होता है। पांचवा डिफरेंस हम लोग देखें कि कंट्रोल इंडोक्राइन सिस्टम में जो हार्मोन स्रावित होता है वो कार्य समाप्त होने के बाद नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन तंत्रिका तंत्र जो है वो नष्ट नहीं होता। जब तक सजीव है, जब तक सजीव में जैविक क्रियाएं होती हैं, यानी जब तक सजीव जिंदा है तब तक ये तंत्र जो है वो कार्य अपना करती रहती हैं। अभी हम लोग तंत्रिका तंत्र के कार्य को देख लेते हैं कि शरीर में ये क्या क्या कार्य सजीवों में संपन्न करवाता है। तो फर्स्ट है, जंतुओं के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का नियमन यानी रेगुलेशन करना और अंग एवं तंत्रों के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन स्थापित कराना इसका मुख्य कार्य है। दूसरा कार्य है, शरीर के बाहरी एवं आंतरिक वातावरण से उद्दीपन ग्रहण करना। तीसरा देखें, उद्दीपनों के प्रभाव से प्रतिचार या रिस्पॉन्स उत्पन्न कर अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। चौथा कार्य, शरीर के विभिन्न पेशियों के संकुचन तथा ग्रंथियों के स्राव में सहायता करना। और नेक्स्ट है, संवेदी अंगों की सहायता से वातावरण में होने वाली परिवर्तनों की जानकारी करना। नेक्स्ट है, बुद्धि, विवेक, स्मरण, तर्क आदि का संचालन करना। और स्पर्श, स्वाद, गंध, पीड़ा, दृष्टि आदि का ज्ञान कराना। ये सभी कार्य तंत्रिका तंत्र के द्वारा संपन्न होता है। आगे हम लोग देखें कि तंत्रिका तंत्र जो है उसका मुख्य अंग जो है वो कौन सा है। तो तंत्रिका तंत्र में मुख्यतः मस्तिष्क, जो कि खोपड़ी के अंदर, स्कल के अंदर स्थित होता है, और रीढ़ रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड जो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रहता है, और नर्व, विभिन्न नर्व जो है वो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड्स के द्वारा शरीर में के हर भाग में जुड़े हुए रहते हैं और ये वायर की तरह पूरे शरीर में फैला रहता है। यहाँ हम लोग चित्र में देख सकते हैं, ये देखें हम लोगों का ब्रेन जो स्कल के अंदर स्थित होता है और ब्रेन से ही जुड़ा हुआ ये जो बीचों बीच है स्थित, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से बहुत सारी तंत्रिकाएं निकलती हैं, पूरे शरीर में ये तंत्रिकाएं फैली हुई रहती हैं। तो इस तरह से तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हुए? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और विभिन्न तंत्रिकाएं या नर्व्स जो पूरे शरीर में फैले हुए रहते हैं। इनके द्वारा एक सिस्टम तैयार होता है, एक तंत्र तैयार होता है और जिसको हम लोग तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ये जो पूरे शरीर में तार फैला हुआ रहता है, तो मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु पूरे शरीर के ज्ञानेंद्रियों और अन्य अंगों द्वारा अरबों नर्व से जुड़ा हुआ रहता है और एक साथ मिलकर ये तंत्र जो है वो कार्य करते हैं और नियमन और कंट्रोल का कार्य को संपन्न कराते हैं शरीर में। लोग तंत्रिका तंत्र के इकाई यानी न्यूरॉन या नर्व कोशिका के बारे में अच्छे से डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो न्यूरॉन या नर्व कोशिका जो है वो विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनसे संपूर्ण तंत्रिका तंत्र का निर्माण या गठन होता है। तो न्यूरॉन जो है वो जंतु के शरीर की सबसे लंबी कोशिका के रूप में हम लोग जानते हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर के तरह दिखने में होता है
और यह विशेष कोशिका जो है वो उसका खास बात क्या है कि ये कोशिका कभी विभाजित नहीं होती है, क्योंकि इसमें सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता है और इसके कारण शरीर में इनकी संख्या जो है वो निश्चित बनी रहती है। और न्यूरॉन के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। न्यूरॉन देखने में कैसा होता है? न्यूरॉन कोशिका देखो, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें न्यूरॉन के को हम लोग 2 भाग में, इसके बनावट को हम लोग, रचना को 2 भाग में बांट सकते हैं। इसके मुख्य 2 भाग होते हैं। ये जो फर्स्ट भाग है कोशिका काय या सेल बॉडी, ये जो न्यूरॉन का मुख्य भाग जो है कोशिका काय या सेल बॉडी, साइटोन इसको हम लोग कहते हैं। और यहाँ से 2 तरह की रचनाएं बाहर निकलती है इसके बॉडी से। एक है ये रचना जो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है लंबी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षतंतु या एक्सॉन। और दूसरी जो इसके बॉडी से देखो अनेक शाखाएं निकली हैं, जिसको हम लोग डेंड्रॉन कहते हैं। और डेंड्रॉन से अनेक और पतली पतली शाखाएं निकलती हैं, जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं। तो इस तरह से इसकी रचना होती है। मुख्य जो है कोशिका का या मुख्य कोशिकीय भाग जो है इसका, वो सेल बॉडी, और सेल बॉडी से एक्सॉन, और दूसरा जो प्रतानिकाएं निकलती है डेंड्रॉन। तो इस तरह से मुख्य 2 भाग है न्यूरॉन का। फर्स्ट है कोशिका का या सेल बॉडी, इसको साइटोन और सोमा भी कहते हैं। और दूसरा है कोशिका प्रवर्ध या सेल प्रोसेस, जिसमें 2 रचनाएं अभी हम लोग देखे। फर्स्ट है डेंड्रॉन और या डेंड्राइट्स, उससे निकलती हैं प्रतानिकाएं जिसको कहते हैं हिंदी में। और दूसरा है अक्षतंतु, एक्सॉन और एफरेंट भी इसको कहते हैं। तो एक एक करके हम लोग सेल बॉडी और कोशिका प्रवर्ध के बारे में जानकारी लेंगे। तो सेल बॉडी या साइटोन जो है वो कोशिका काय एक सामान्य जंतु कोशिका के समान ही होती है। जिस प्रकार जंतु कोशिका होती है उसी प्रकार इसकी रचना होती है, क्योंकि इसमें यह जो है न्यूरॉन का सबसे बड़ा भाग होता है, जो अनियमित आकार का होता है। और इसमें अन्य जंतु कोशिका की तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर की जो इसके बाहर की जो झिल्ली है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। और एक गोलाकार केंद्रक इसके अंदर स्थित होता है, न्यूक्लियस। और जीव द्रव्य में इसके जैसे सामान्य कोशिकाओं में कोशिकांग होते हैं, जैसे गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सभी कोशिकांग इसके अंदर भी पाए जाते हैं। और इसमें निजिल्स ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, छोटा छोटा ग्रेन्यूल्स जो है वो आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ इसमें ग्रेन्यूल्स पाया जाता है। तो इसमें एक खास बात इस कोशिका में क्या होती है कि इसमें सेंट्रोजोम का अभाव होता है, जिसके कारण ये कोशिका जो है वो विभाजित नहीं होती। तो कोशिका काय का स्ट्रक्चर हम लोग देखें कि सामान्य एक कोशिका के तरह ही इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ हम लोग देख लें। और नेक्स्ट जो है प्रतानिकाएं, तो कोशिका प्रवर्ध, उसमें 2 प्रकार की रचनाएं हम लोगों को देखने को मिलती है। ये जो रचना है ऊपर के तरफ सेल बॉडी से निकलती हैं जो अनेक रचनाएं, वो सूत्र के तरह निकलती हैं, जिसको डेंड्रॉन या प्रतानिकाएं कहा जाता है। और पतली पतली ये शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। और इन डेंड्राइट्स का कार्य क्या होता है? इसमें ये उद्दीपन को, स्टिमुलस को ग्रहण कर, डेंड्राइट्स क्या करते हैं? उद्दीपन को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके सेल बॉडी तक पहुंचाने का कार्य, यहाँ तक लाने का कार्य इनका होता है, क्योंकि ये प्रतानिकाएं जो है वो ग्राहक अंगों में स्थित होती हैं। और दूसरा जो एक प्रतानिका निकला है इधर में, दूसरा जो एक प्रवर्ध निकला है, इस जगह से देखो, इसको क्या कहते हैं? साइटोन से एक जो एक्सॉन निकलता है जिस जगह पे, उसको क्या कहते हैं? एक्सॉन हिलक।
तो एक्सॉन हिलक यहाँ से निकलता है और ये पतला जो देख रहे हो नली जैसा रचना वो एक्सॉन है। और एक्सॉन के अंदर एक्सोप्लाज्म या गाढ़ा द्रव जो भरा होता है उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं। अब ये एक्सॉन जो है वो पतली नली जो है वो बाहर से 2 झिल्लियों द्वारा घिरा हुआ रहता है जिनको नर्व फाइबर कहते हैं। एक्सॉन को तंत्रिका तंतु या नर्व फाइबर कहते हैं। तो इसका जो बाहरी झिल्ली होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोलेमा। इसका जो बाहरी झिल्ली होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूरोलेमा। और ये लंबी चपटी श्वान कोशिकाओं से बना होता है जिसकी बाहर की ओर उभार होती है। यहाँ देखो श्वान कोशिकाएं हैं और बाहर की तरफ यहाँ पे उभार होती है। कुछ तंत्रिका तंतु में न्यूरोलीमा और एक्सॉन के बीच वसीय और प्रोटीन पदार्थ का बना हुआ एक परत पाया जाता है जिसको माइलिन शीथ कहते हैं। ये जो देख रहे हो माइलिन शीथ, ये जो डार्क कलर से दिखाया गया है वो माइलिन शीथ है या उसको मेडुलरी शीथ भी कहते हैं। और मेडुलरी शीथ की परत कुछ स्थानों पर संकुचित होती है और इन संकुचित स्थानों को हम लोग क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। रेनवियर की गांठ कहीं कहीं ये टूटी हुई है, ये जो माइलिन शीथ है वो कहीं कहीं टूटी होती है या संकुचित होती है जिनको हम लोग नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो जिस तंतु से मेडुलरी शीथ की परत जिस तंतु में तंत्रिका तंतु में पाई जाती है उसको मेडुलरी तंत्रिका तंतु कहते हैं। और ये तंत्रिका तंतु जो है वो कहाँ मिलती है, स्पाइनल कॉर्ड में और क्रेनियल जो नर्व है उसमें, वाइट मैटर ऑफ ब्रेन में ये नर्व जो है पाई जाती है, मेड्यूलेटेड तंत्रिका तंतु। और जिस तंत्रिका तंतु में मेडुलेटेड शीथ की परत नहीं पाई जाती है उसे नॉन मेडुलेटेड तंत्रिका तंतु कहते हैं। तो इनका कार्य क्या है, ये अच्छा नॉन मॉड्यूलेटेड नर्व तंत्रिका तंतु का उदाहरण है ऑटोनोमिक नर्व्स। और इनका कार्य क्या है, ये तंत्रिकाओं को एक्सॉन जो है वो दूर स्थित अंगों तक ले जाता है, यानी साइटोन से दूर ले जाता है, इसलिए एक्सॉन को अपवाही प्रवर्ध भी कहते हैं। तो देखें हम लोग कि डेंड्राइट जो है वो उद्दीपन को ग्रहण करता है, ग्रहण करके कहाँ लाता है ये उद्दीपन को, कोशिका काय तक। और कोशिका काय या साइटोन जो है वो उससे जुड़ा हुआ एक्सॉन होता है। तो ये उद्दीपन जो है वो एक्सॉन तक पहुंचता है और एक्सॉन इसको क्या करता है, इसको बाहर के तरफ यानी कोशिका काय से बाहर की तरफ एक्सॉन जो है वो उद्दीपन को लाता है। और इसका इंड जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल, जो कि गोलाकार रचना के रूप में यहाँ पे शाखाओं में बटा हुआ रहता है और गोलाकार रचना के रूप में ये इसका अंतिम छोर होता है जिसको हम लोग एक्सॉन टर्मिनल के नाम से या बटन के नाम से जानते हैं। और यहीं से जो दूसरा न्यूरॉन जो है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट जो है वो इसी छोर से एक दूसरे से जुड़ता है। तो यहाँ हम लोग ध्यान रखेंगे कि कोशिका काय से या साइटोन से ही डेंड्रॉन और एक्सॉन दोनों रचनाएं निकलती हैं। तो डेंड्राइट का कार्य क्या है, ये जो स्टिमुलस है, उद्दीपन है, उसको कोशिका काय तक लाता है। और एक्सॉन क्या करता है, इस स्टिमुलस को कोशिका काय से जो है उसको आगे के तरफ यानी बाहर के तरफ निकालता है। तो दोनों का कार्य जो है वो एक जो है वो अंदर के तरफ लाता है और दूसरा बाहर के तरफ इसको आवेग को या सूचना को ले जाता है। यानी डेंड्राइट क्या करता है, सूचनाओं को या मैसेजेस को सेल बॉडी तक पहुंचाता है और सेल बॉडी से एक्सॉन क्या करता है, इन सूचनाओं को अनदर न्यूरॉन तक, दूसरे न्यूरॉन तक
थ्रू ए जंक्शन कॉल्ड साइनेप्स। तो एक दूसरे से जहाँ पे न्यूरॉन जुड़ते हैं आपस में, उस जंक्शन को, जोड़ को क्या कहते हैं? साइनेप्स। तो साइनेप्स तक लाने का काम एक्सॉन का है सेल बॉडी से। तो इस तरह से ये साइनेप्स से जुड़कर फिर दूसरा डेंड्रॉइड जुड़ा हुआ रहेगा यहाँ पे, तो उसके द्वारा ये एक दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज जो पहुँचता है, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये है एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल तक मैसेज आया और यहाँ पे साइनेप्स है, साइनेप्स से होकर यहाँ दूसरा डेंड्रॉइड जो है वो दूसरे इसके एक्सॉन से दूसरा डेंड्राइट जुड़ता है, और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट और पहले न्यूरॉन का एक्सॉन एक दूसरे से साइनेप्स के द्वारा जुड़ता है, और ये जो सूचनाएं हैं वो दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचती हैं थ्रू साइनेप्स। तो फिर दूसरे न्यूरॉन तक ये सूचनाएं पहुंची, फिर इसका एक्सॉन टर्मिनल जो है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ता है साइनेप्स के द्वारा। तो इस तरह से कई न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़कर जो तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, उनमें सूचनाओं का ट्रांसफ़र जो है एक दूसरे में इसी तरह से साइनेप्स के द्वारा होता है। तो हम लोग इसको डिटेल्स में भी देखेंगे। यहाँ पे न्यूरॉन के प्रकार या टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को देखेंगे। तो न्यूरॉन्स जो है वो दो प्रकार से हम लोग इसको विभाजित कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। एक है रचना के आधार पर और दूसरा है कार्य के आधार पे। तो रचना के आधार पर न्यूरॉन जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक ध्रुवीय न्यूरॉन, द्विध्रुवीय न्यूरॉन और बहुध्रुवीय न्यूरॉन। तो एक ध्रुवीय न्यूरॉन या यूनिपोलर न्यूरॉन किसको कहेंगे? जब साइटोन, ये साइटोन है, तो साइटोन या सेल बॉडी जो है वो कोई उसमें सिर्फ एक एक्सॉन होगा और कोई डेंड्रॉन नहीं होगा। यहाँ देखो साइटोन से कोई भी डेंड्रॉन नहीं निकल रहा है। तो ऐसे न्यूरॉन को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिपोलर या एक ध्रुवीय न्यूरॉन। तो ये भ्रूणीय अवस्था में यह दिखाई देता है एक ध्रुवीय न्यूरॉन, जो बाद में बहुध्रुवीय न्यूरॉन में बदल जाता है। तो दूसरा जो है द्विध्रुवीय न्यूरॉन या बाइपोलर न्यूरॉन। तो इसमें क्या होता है? न्यूरॉन के साइटोन से एक ध्रुव से एक एक्सॉन निकलता है, एक्सॉन एक निकलता है, और दूसरे ध्रुव से सिर्फ एक डेंड्रॉन निकलता है। कई डेंड्रॉन नहीं निकल के सिर्फ एक डेंड्रॉन जब दूसरे ध्रुव से निकलेगा और एक ध्रुव से सिर्फ एक एक्सॉन, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विध्रुवीय न्यूरॉन या बाइपोलर न्यूरॉन। जैसे नाक की घ्राण तंत्रिकाएं जो है उसमें ये द्विध्रुवीय न्यूरॉन पाया जाता है। और तीसरा जो है बहुध्रुवीय न्यूरॉन या मल्टीपोलर न्यूरॉन। इसमें क्या होता है? एक एक्सॉन निकलता है इसके कोशिका काय से या साइटोन से, और बहुत सारे डेंड्रॉन निकलते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? बहुध्रुवीय न्यूरॉन। हम लोग जो न्यूरॉन मैक्सिमम जो न्यूरॉन हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं वो बहुध्रुवीय न्यूरॉन का ही बनाते हैं, और बहुध्रुवीय न्यूरॉन को ही हम लोग सामान्य न्यूरॉन के रूप में जानते हैं। ये जो रचना है वो एक बहुध्रुवीय न्यूरॉन का रचना हम लोग करते हैं, और सामान्य न्यूरॉन के रूप में इसको ही हम लोग जानते हैं। दूसरा जो है कार्य के आधार पर न्यूरॉन। तो इसमें तीन प्रकार के न्यूरॉन हैं: संवेदी न्यूरॉन, चालक न्यूरॉन और मिश्रित न्यूरॉन। तो संवेदी न्यूरॉन किसको कहते हैं? संवेदी न्यूरॉन संवेदना या स्टिमुलस को संवेदी अंगों से मस्तिष्क या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाता है, यानी बाहर से अंदर की तरफ लाता है। इसलिए इसको सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। एफरेंट यानी बाहर से अंदर की तरफ लाने वाले न्यूरॉन को। जैसे घ्राण तंत्रिका या श्रवण तंत्रिका जो ग्राहक अंग है, उनमें ये न्यूरॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है चालक या मोटर या एफरेंट न्यूरॉन। तो यह न्यूरॉन मस्तिष्क या स्पाइनल कॉर्ड से मिले आदेश को नर्व आवेग के रूप में प्रभावी अंग तक लाती है, यानी अंदर से प्रभावी अंग तक, यानी अंदर से बाहर की तरफ मांसपेशियों ग्रंथियों तक लाता है। इसलिए इसको एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। और तीसरा जो न्यूरॉन है वो मिश्रित न्यूरॉन, मिक्स्ड न्यूरॉन या एडजस्टर न्यूरॉन भी इसको कहते हैं।
तो ये न्यूरॉन जो है वो दोनों यानी संवेदी और चालक दोनों न्यूरॉन का कार्य करती है, यानी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक ले जाने का भी काम, ग्राहक अंग से मस्तिष्क तक ले जाने का भी काम, और वापस मस्तिष्क से इफेक्टर ऑर्गन तक प्रभावी अंग तक लाने का कार्य, दोनों कार्य ये करती हैं, इसलिए इसको मिश्रित न्यूरॉन कहते हैं। तो ये न्यूरॉन जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में स्थित होता है, और यहाँ यह न्यूरॉन के विभिन्न न्यूरॉन के बीच संबंध बनाने का कार्य करता है। तो आगे देख ले, साइनेप्स किसको कहते हैं? एक न्यूरॉन का अंतिम भाग यानी एक्सॉन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के वृक्षिका या डेंड्रॉइड के साथ जिस स्थान से जुड़ता है, यहाँ जैसे हम लोग देखें एक्सॉन टर्मिनल जो है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ता है, इस जिस स्थान से, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? साइनेप्स। उस कार्यकारी जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? साइनेप्स। तो इस प्रकार साइनेप्स के द्वारा कई न्यूरॉन्स आपस में जुड़कर क्रियात्मक संबंध बनाकर और एक साथ कार्य करते हैं नर्वस सिस्टम में। तो इसका कार्य क्या है? साइनेप्स को ये आवेगों या इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है। अगर ये नहीं होगा तो सूचनाएं जो है वो आवेग के रूप में मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेंगी, और मस्तिष्क फिर रिस्पॉन्स जो है वो कार्यकारी अंग तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो नेक्स्ट जो न्यूरोग्लिया क्या है, हम लोग आगे देख लिए थे कि जिस ऊतक द्वारा न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं उस ऊतक को न्यूरोग्लिया कहते हैं, और जब कोई न्यूरॉन सेल नष्ट होता है तो न्यूरोग्लिया उसका स्थान ले लेता है, और इस प्रकार ये तंत्रिका तंत्र को सहारा प्रदान करता है। अब हम लोग देखेंगे कि साइनेप्स के द्वारा विद्युत आवेग जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचना या ट्रांसफ़र किस प्रकार से होता है। तो कोई भी ग्राहक अंग हम लोग देखें कि कोई भी उद्दीपन को ग्रहण कौन करता है? ग्राहक अंग। तो ग्राहक अंग जो है वो उद्दीपन को ग्रहण करते हैं और संवेदी न्यूरॉन के डेंड्राइट के संपर्क में ये रहता है। ग्राहक अंग जो है वो संवेदी न्यूरॉन के डेंड्राइट के संपर्क में रहता है, और जब कोई उद्दीपन किसी ग्राहक अंग पर कार्य करता है तो वहाँ एक रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण विद्युत आवेग उत्पन्न होता है, और इसी विद्युत आवेग का ट्रांसफ़र एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक होता है। जैसे हम लोग यहाँ चित्र में देखें, ये एक न्यूरॉन का एक्सॉन है यानी अंतिम छोर है, और ये दूसरे न्यूरॉन का क्या है? डेंड्राइट। तो आवेग तो उत्पन्न हो गया, और ये आवेग जो है वो एक्सॉन के टर्मिनल तक आया, अंतिम सिरा तक आया, और यहाँ पे एक रासायनिक पदार्थ जो है उसका सिक्रीशन हुआ, और ये रासायनिक पदार्थ इस साइनेप्स में, ये जो गैप हम लोग देख रहे हैं, दोनों जो है न्यूरॉन वो एक दूसरे से एकदम सट के जुड़ा हुआ नहीं रहता है, बल्कि बीच में गैप होता है, और उसी गैप को हम लोग साइनेप्स कहते हैं। कार्यकारी जो जोड़ है उसको ही हम लोग साइनेप्स कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग रासायनिक पदार्थ यहाँ पे जो रिलीज़ हुआ वही इस आवेग को, ये आवेग देख रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक जो इम्पल्स है वो इसके द्वारा होके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंचता है। फिर ये डेंड्राइट से होकर सेल बॉडी में, सेल बॉडी से होके एक्सॉन में, फिर एक्सॉन जो है वो फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से इसी तरह साइनेप्स के द्वारा जुड़ा रहता है, और इस प्रकार इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है। तो देखें हम लोग कि डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन तक इस तरह से आवेग पहुंचता है, और एक्सॉन के अंतिम छोर पर विद्युत आवेग के कारण थोड़ी मात्रा में रासायनिक पदार्थ जो साइनेप्स पर उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पर भी विद्युत आवेग उत्पन्न हो जाता है। इस रासायनिक पदार्थ के कारण ही दूसरे जो डेंड्राइट है उस पर विद्युत आवेग उत्पन्न होता है, और ये आवेग पुनः साइटोन तक जाएगा, सेल बॉडी तक, सेल बॉडी से फिर एक्सॉन, और एक्सॉन से होकर फिर साइनेप्स के द्वारा जो दूसरा न्यूरॉन जुड़ा हुआ है वहाँ तक पहुँचने में मदद करता है। तो इस प्रकार आवेग एक दूसरे
एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से करते हुए इसी तरह से मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है और वहाँ के मिश्र न्यूरॉन तक पहुंचता है और वहाँ से पुनः चालक न्यूरॉन द्वारा जुड़कर मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड से वापस प्रभावकारी अंग यानी मांसपेशियों और ग्रंथियों तक पहुँचता है, जहाँ पे ये प्रतिचार या रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है। जैसे हम लोग एक उदाहरण से देखें कि जब दरवाजे पे घंटी बजती है, बेल बजता है, तो हम लोगों का ग्रहण अंग जो है, ग्राहक अंग, वो उसको ग्रहण करता है। तो बेल की आवाज़ को ग्रहण कौन करेगा? हम लोगों का कान। तो कान यहाँ पे ग्राहक अंग हुआ, रिसेप्टर ऑर्गन हुआ, सेंसरी ऑर्गन, जो सेंसरी न्यूरॉन या संवेदी न्यूरॉन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। अब ये संवेदी न्यूरॉन जो है वो इस उद्दीपन को कहाँ ले जाता है? CNS यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुँचाता है, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचती है ये उद्दीपन आवेग के रूप में। और जब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड जो आदेश देता है वो नर्व इम्पल्स जो है के रूप में देता है और ये नर्व इम्पल्स फिर चालक न्यूरॉन के द्वारा प्रभावकारी अंग यानी मांसपेशियों तक मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड से होके चालक न्यूरॉन द्वारा कहाँ तक पहुँचता है? प्रभावकारी अंग तक पहुँचता है। और तब प्रभावकारी अंग जो है वो अपना प्रतिक्रिया या प्रतिचार या रिस्पॉन्स क्या दिखाता है? उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए आदेश जो है वो प्रतिक्रिया के रूप में यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस तरह से नर्वस सिस्टम जो है वो कार्य करता है। अब हम लोग तंत्रिका या नर्व के बारे में देखें, क्योंकि नर्व जो है वो उसके द्वारा ही तंत्रिका तंत्र का कार्य संचालन होता है। तो नर्व किसको कहेंगे? संयोजी ऊतक द्वारा घिरे तंत्रिका तंतुओं को नर्व या तंत्रिका कहते हैं। तो नर्व तंत्रिका तंतु क्या है? नर्व फाइबर, जो न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है उसको ही तंत्रिका फाइबर कहते हैं, तंत्रिका तंतु कहते हैं। तो तंत्रिका तंतु जब संयोजी ऊतक द्वारा घिरे हुए होते हैं तो उनको तंत्रिका या नर्व कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? उद्दीपन एवं आवेगों का स्थानांतरण करना, ट्रांसफ़र करना। तो नर्व या तंत्रिका जो है वो उनको भी हम लोग दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक है कार्य के आधार पे और दूसरा है उत्पत्ति के आधार पे। तो कार्य के आधार पे तंत्रिका जो है, नर्व जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है संवेदी या अंतर्ग्राही नर्व यानी सेंसरी और एफरेंट नर्व। तो ये संवेदी न्यूरॉन के तंत्रिका तंतुओं द्वारा गठित होते हैं। संवेदी न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन जो है उसके नर्व फाइबर यानी उसके एक्सॉन द्वारा ये गठित होते हैं, जो ग्राहक या रिसेप्टर से उद्दीपन को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का कार्य करता है, यानी बाहर से अंदर में ये ले जाता है। जैसे घ्राण, दृष्टि, श्रवण नर्व, ये सभी नर्व जो है वो संवेदी नर्व के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा है चालक या बहिर्भावी नर्व या मोटर और एफरेंट नर्व। तो ये चालक न्यूरॉन के तंत्रिका तंतुओं द्वारा गठित, ये भी न्यूरॉन द्वारा गठित है। तो कौन सा न्यूरॉन द्वारा? चालक न्यूरॉन, क्योंकि ये चालक नर्व है इसलिए ये चालक न्यूरॉन के तंत्रिका तंतुओं द्वारा इसका गठन होता है। और ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी CNS से आदेश को कहाँ लेके आता है? अपवाहक या प्रभावकारी अंग तक, यानी अंदर से बाहर के तरफ लाता है, इसलिए इसको एफरेंट नर्व भी कहते हैं। तो थर्ड, सिक्स्थ और कपाल तंत्रिकाएँ, तीसरा और छठा जो कपाल तंत्रिकाएँ होती हैं वो चालक या बहिर्भावी नर्व के रूप में कार्य करती हैं। और तीसरा जो नर्व है मिश्रित नर्व, ये नर्व जो है वो संवेदी तथा चालक दोनों प्रकार के न्यूरॉन के तंत्रिका तंत्र द्वारा गठित होती है और यह संवेदी तथा चालक दोनों तरह का नर्व का कार्य करती है। एग्जाम्पल इसका देख ले, फेशियल नर्व यानी 7th कपाल तंत्रिका, 10th कपाल तंत्रिका जो होती है, या स्पाइनल नर्व जो है वो इसी तरह की मिश्रित नर्व द्वारा गठित होती हैं।
दूसरा जो है उत्पत्ति के आधार पर तंत्रिका या नर्व का विभाजन। तो फर्स्ट है कपाल तंत्रिकाएं या क्रेनियल नर्व्स। तो ये मस्तिष्क से उत्पन्न होती हैं और मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। और दूसरा है मेरु तंत्रिका या स्पाइनल नर्व या ये सुषुम्ना या रीढ़ मेरु रज्जु से निकलती हैं और मनुष्य में 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो इस तरह से हम लोगों का नर्व का प्रकार हो गया। अब एक हम लोग गैंग्लियन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो गैंग्लियन क्या है? संयोजी ऊतक द्वारा घिरे साइटोन के समूह को गैंग्लियन कहते हैं, जिसके द्वारा तंत्रिका तंत्र का निर्माण कुछ अरीढ़धारी यानी इनवर्टिब्रेट्स जंतुओं में होता है, जैसे केचुआ में, तिलचट्टा या कॉकरोच में। इस तरह का गैंग्लियन द्वारा निर्मित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में विभिन्न जानकारी ले लिया। अब तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के का वर्गीकरण या टाइप्स जो है उसको हम लोग नेक्स्ट करेंगे, और रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में अगले क्लास में करेंगे।